ऐलान कर दिया है सदानंद गौड़ा ने। एनडीए का मेड इन बजट आ गया है। इसमें क्या खास बातें हैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। विजन मोदी सरकार का इस बजट में दिखना था। एक टर्न अराउंड बजट है या नहीं है, इसको लेकर हमारे साथ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सदानंद गौड़ा साहब ने कहा कि राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन ये जताने की भी कोशिश की कि रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क नजर आ रहा है होते हुए, क्योंकि पिछले 10 साल से, पिछले कई साल से इनफैक्ट जो पुरानी सरकारें हैं वो पॉपुलिस्ट मेजर्स लेकर आई हैं, लेकिन इसका सीधा नुकसान रेलवे की वायबिलिटी को हुआ है। और इस वक्त एक कड़वी मेडिसिन, एक कड़वी दवा की जरूरत है जिसे देना बेहद जरूरी है। ठीक 12:10 पर सदानंद गौड़ा साहब ने अपना बजट प्रेजेंट करना शुरू किया था। 1:13 पर उन्होंने खत्म किया है। आपको बता दें, नई जनसाधारण ट्रेन और प्रीमियम ट्रेन का ऐलान यहां पर हुआ है। ये भी कहा गया है कि 1,60,000 करोड़ का लक्ष्य होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए इतना पैसा लाना जरूरी है, क्योंकि हर बुलेट ट्रेन में आपको बता दें उन्होंने खुद कहा कि 9 लाख करोड़ चाहिए। अब इसके लिए एफडीआई चाहिए। साफ तौर पर मोदी सरकार के रेल मंत्री ने यह हिंट दे दिया है कि एफडीआई को लाना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसका एकमात्र तरीका है कि उसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होगा, लेकिन एफडीआई आएगा कैसे, उसके लिए क्या रोड मैप है, ये अपने आप में सवाल है। हम आपको बता दें कि ये तमाम नई ट्रेनों की लिस्ट है। जनसाधारण एक्सप्रेस मुंबई से गोरखपुर साप्ताहिक चलेगी। जनसाधारण एक्सप्रेस आनंद विहार से चलेगी, ये भी साप्ताहिक चलेगी। नई एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मुंबई से दिल्ली चलेगी। मुंबई से गोरखपुर जनसाधारण एक्सप्रेस, आनंद विहार से सहरसा भी जनसाधारण एक्सप्रेस चलेगी। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि ज्यादा नई ट्रेनों का ऐलान नहीं होगा, लेकिन रेल मंत्री है, कोई ऐसा रेल मंत्री पिछले इतने दशकों में नजर नहीं आया है जिसने नई ट्रेनों का ऐलान नहीं किया हो। आखिर में आते आते आखिर के 5 मिनट में गौड़ा साहब ने भी नई ट्रेन का ऐलान कर ही दिया। सबसे पहले अब हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे और चर्चा के दौरान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब जुड़ गए हैं, साथ ही साथ संदीप अग्रवाल जी, चेयरमैन पीएचडी रेलवे कमेटी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट को कि वो रेट करें इस बजट को। सबसे पहले एनके सिंह साहब, किस तरह से रेट करेंगे आप इस बजट को? सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्पीड कहा था गौड़ा साहब ने उनकी प्रायोरिटी होगी। आप इन 3 पैमानों पर 10 में से कितने नंबर देते हैं इस बजट को? मुझे लगता है कि बहुत ही रूटीन टाइप का रहा है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन रहा है कि प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें लाएंगे और पीपीपी मॉडल पे ये ले जाएंगे ताकि मॉप अप कर सके कुछ पैसा। वो एक डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो एकदम रूटीन बजट था, कुछ भी नया नहीं था। किराया चूंकि पहले बढ़ चुका था, लिहाजा किराया बढ़ने का या फ्रेट बढ़ने का कोई सवाल नहीं था। बाकी है वर्क कल्चर की बात, वो कितना होगा। मैं इसमें एक देसी मुहावरा है, इसको कहकर सुना दूं। एक अंधा खाने पे बैठा था तो किसी से आवाज आई वहां से किचन से कि सूरदास घी गर्म हो रहा है। तो सूरदास ने कहा कि थाली में पड़े तो समझ में आए। यही वेट करना है कि कितना इफेक्टिवली इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। शब्द बहुत अच्छे हैं, जो वादा किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कितना इफेक्टिवली एडमिनिस्टर कर पाते हैं, प्रशासनिक क्षमता कितनी होती है। जो खतरा है वो ये है कि जब भी आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डॉक्ट्रिन पे जाते हैं तो खतरा ये होता है कि अगर लेजिस्लेटिव बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी बहुत स्ट्रांग नहीं है तो चूंकि प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं प्रॉफिट मोटिव से और रेलवे है इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस, ऐसे में अगर प्राइवेट मोटिव से प्लेयर्स आ रहे हैं तो सिर्फ खतरा यह है कि अगर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है तो वो पूरे के पूरे सर्विस को एक ऐसा एक्सप्लॉयटेशन का यंत्र बना देंगे कि मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए। सबसे पहले तो सिंह साहब सवाल ये है कि पीपीपी की चर्चा सिर्फ यही रेल मंत्री नहीं है, बहुत सारे पहले भी रेल मंत्रियों ने की है, लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन है ही नहीं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो आएंगे कहां से, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप? मैं तो समझता हूं कि 5 अगर दूंगा तो मैं उदार माना जाऊंगा। उदार माने जाएंगे? अच्छा ठीक है, संदीप जी आप? मैं थोड़े नंबर ज्यादा देना चाहूंगा और ये सारे नंबर सिर्फ कागजों पे जो बोला गया है, ऑब्वियसली जैसे सिंह साहब ने बोला, वादे पे नहीं है, वो वादे पे ही है नंबर। तो हम ये चाहते हैं कि हमें लगता है कि इस बारी पहली बारी जो रेल मंत्री आए हैं बहुत सालों के बाद, सिर्फ कागजों पे जो बोला गया है, ऑब्वियसली जैसे सिंह साहब ने बोला, वादे पे नहीं है, वो वादे पे ही है नंबर। तो हम ये चाहते हैं कि हमें लगता है कि इस बारी पहली बारी जो रेल मंत्री आए हैं बहुत सालों के बाद वो रूलिंग पार्टी के हैं और वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे और इसलिए मैं इस बारी
इस बजट को 8 नंबर दूंगा। नहीं, मतलब मेन कोalition के हैं, बीजेपी के हैं, मेन कोalition के हैं। हाँ। बाकी समय में जो एलाइड पार्टी से उनके माना जाएगा। आकाश जिंदल जी, आप तो बिल्कुल बल्ले बल्ले जो मांग रहे थे वो आपको मिल गया? जी हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से 8 नंबर देने चाहिए, और 8 नंबर से भी अगर अधिक मैं दे पाता तो मैं जरूर देता, क्योंकि कई चीजें। सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, आई मीन विद ड्यू रिगार्ड्स टू बोथ माय फ्रेंड्स, आज एक रेलवे मिनिस्टर है जिसने एक सच्चाई को, रियलिटीज को रिकॉग्नाइज किया है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास फ्रेट का इश्यू है, और इन चीजों को कैसे कंपनसेट किया जाए। अभी बात यहां पे ये हो रही है कि एटलीस्ट एक डायरेक्शन की क्लैरिटी है हमें कि आज रेलवे को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, बढ़िया सुविधाओं देने के लिए, आम आदमी को फायदा देने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड है, और उसके लिए एक क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन है, हमारे पास रोड मैप है। ये समझना चाहूंगी मैं आपसे आकाश जी, एक सेकंड, क्रॉस क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है, फिर आप ले लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मुझे ये समझाइए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% से ज्यादा है रेलवे की, ये सब जानते हैं। 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा है, ये सब जानते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सबसे बड़ा 13 लाख जो स्टाफर्स हैं उनको पे कमीशन के तहत पैसे देने पड़ते हैं, ये सब जानते हैं। जो बुलेट ट्रेन का बाकायदा घोषणा की गई है उसके लिए कितना पैसा लगेगा ये भी बताया गया है। मैं आपसे पूछ रही हूं, रोड मैप क्या दिया गया है? आपको कहीं पर भी इस बजट में वो रोड मैप नजर आया है? वो विजन जरूर है, लेकिन वो कैसे पूरा किया जाएगा, कहां से आएगा पैसा, ये नजर आया है आपको? जी हाँ, मुझे उस रोड मैप की डायरेक्शन नजर आ रही है, उस रोड मैप की शुरुआत नजर आ रही है। पूरा का पूरा रोड मैप तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन रोड मैप पे रोड पे कैसे हम एंटर करेंगे और रोड की शुरुआत कैसे है वो नजर आ रही है, और रोड के चलने के लिए कौन सी गाड़ी होगी। ट्रेन का बजट है, वो गाड़ी क्लियर दिख रही है। रोड पे आगे बढ़ने के लिए एक गाड़ी भी चाहिए होती है, तो वो गाड़ी सही दिख रही है। वो गाड़ी है पीपीपी मॉडल और एफडीआई। ये ऐसी चीज है पिछले 5 सालों से लगातार टीवी चैनल्स के माध्यम से हर बजट से पहले मैं रिक्वेस्ट करता आया हूं, सरकार को सजेस्ट करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से सजेशन रही है। आज एक मिनिस्टर ऐसे आए हैं, चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों की इंपॉर्टेंस, और ये कह रहे हैं हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी आप देखिए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं आज अनाउंसमेंट्स नहीं करूंगा जिससे तालियां बजे। मुझे आज तालियां नहीं चाहिए। आई थिंक दैट अगेन इज अ फार रीचिंग स्टेटमेंट, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। वो ऐसी चीज उन्होंने फिर कहा है कि कड़वी दवा भी लगेगी, बाद में अमृत बनेगी। आई थिंक इकोनॉमी को आज की तारीख में कोई ऐसी चीजें चाहिए जो शुरुआत में शायद अच्छी ना लगे, लेकिन अल्टीमेटली अच्छी लगे। देखिए, एक चीज हमें माननी होगी, रेलवे को कमर्शियली वायबल ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना होगा। बिल्कुल, आम आदमी का हमें ध्यान रखना है, लेकिन आम आदमी का, बस 10 सेकंड और आम आदमी के ध्यान के लिए पैसा चाहिए। आम आदमी को एक बढ़िया सुविधाजनक यात्रा देने के लिए एक पैसा चाहिए, और पैसा एफडीआई और पीपीपी से आएगा, ये क्लैरिटी हमें मिल रही है। इसीलिए मैं 8 नंबर दे रहा हूं। ठीक है, आपको लगता है पीपीपी और एफडीआई की जो बात की जा रही है, कोई भी अपना पैसा नहीं लगाता है जब तक उसको एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, और जल्दी उसका रिटर्न ना मिले। आपको लगता है कि मोदी के नाम भर से उतनी जल्दी पैसा आ जाएगा, संदीप? क्योंकि ये इस तरह की घोषणाएं पहले भी हो चुकी। चीज और भी इसमें मैं चाहूंगा पूछना कि अगर मान लीजिए कि हम मान भी लें, एक बुलेट ट्रेन चलाने में जो आप मुंबई से अहमदाबाद चला रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए लगेंगे। आपका बजट है 1,60,000 करोड़, 41,000 करोड़ का आपने इजाफा किया है। आप ये 60,000 करोड़ एक बुलेट ट्रेन चलाने की जगह अगर बाकी ट्रेन के लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए, जो फ्रैक्चर्ड आपके लाइंस हैं उनको मजबूत करने के लिए, पुल्स आपके खराब हो गए उनको मजबूत करने के लिए देते, 60,000 करोड़ एक बड़ी रकम है। आपको याद होगा कि 60,000 करोड़ आपने किसानों को बकाया माफ किया था, तो हंगामा हो गया था। तो 60,000 करोड़ मॉपअप करना, और वो भी इस मॉडल से, क्या आपको लगता है कि फिजिबल है या कहीं टॉल ऑर्डर तो नहीं है? ये इसका जवाब देना चाहूंगा। संदीप, इसके अंदर ऐसा है कि जो हम 60,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली पीपीपी मॉडल से भी शायद डायरेक्टली नहीं आ पाएगा। उससे नहीं ये जो पैसा, और ना ही ये रेलवे के बजट में से आ पाएगा। ये जो सारा पैसा आएगा ये एफडीआई से आएगा, और अगर एफडीआई मिलेगी तभी ये टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। जो अहमदाबाद से बॉम्बे की ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर जरूरी है। जो इंडिया 20 साल बाद करेगा वो आज भी उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारा पैसा एज कैपिटल गुड इंडिया में आ गया तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। जरूरी यह है कि एक छोटा प्रोजेक्ट लगे। अब इस बुलेट ट्रेन में यही एक छोटा प्रोजेक्ट है। रिटेल में एफडीआई की बात हुई, वो पूरी तरह फ्लॉप रहा ना, तो यहाँ पर एफडीआई आ पाएगी, आ पाएगी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा रीजन है कि ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा, जिसका बाकी रेल सिस्टम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा।
क्योंकि आप दोनों इंडस्ट्री को नहीं, अभी हम इसके अगेंस्ट भी बोलेंगे, मैं आपको इसके अगेंस्ट भी बोलूंगा। बोलना देखिए, मेरा इतना भर बोलना काफी था आप लोगों के लिए, लेकिन आम आदमी का रुख रखने के लिए एनके सिंह साहब को इसलिए बीच में लाना बहुत जरूरी है। एक रेल मिनिस्टर के तौर पर उनको आइडेंटिफाई करना था इस बजट में कि ये बजट जो है वो क्लासेस का है या मासेस का है। ये बजट जो है वो स्पीड वर्सेस सिक्योरिटी का भी था। सुरक्षा के नाम पर वो बस बोले कि हाँ उस पर ध्यान देंगे, अनमैन्ड क्रॉसिंग्स पर ध्यान देंगे और उस पोर्शन से निकल आए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सिंह साहब, आपको लगता है कि बैलेंस बनाने में गौड़ा साहब कामयाब रहे? नहीं, बैलेंस ही नहीं बन पाया है। ये जो बजट है ये लॉपसाइडेड है और एलिटिस्ट अप्रोच है इसका, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा, सुनने में चीजें अच्छी लगेगी। वाईफाई आपके ट्रेन में होगा। आप देखिए कौन सा वर्ग है जो वाईफाई चाहता है। माफ कीजिएगा, एनके सिंह साहब इस पॉइंट पे आते हैं, लेकिन पवन बंसल कुछ कह रहे हैं, पूर्व रेल मंत्री, सुन लेते हैं। अप्रोच रैशनल नहीं रही है और जो रेवेन्यू आता रहा है उसको फ्रिटर अवे करते रहे हैं, उसको व्यर्थ करते रहे हैं। ये इन्होंने आज एक इल्जाम लगाया है आज तक के पुराने सभी सरकारों पे, और आज इनके किसी बात से ये जाहिर नहीं होता कि किस हिसाब से ये उसको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर लेंगे। और एक चीज जो ताज्जुब की बात है, वो मैं उसको बुरा नहीं कहता, मैंने अपने बजट में कहा था कि हमें एफडीआई की जरूरत रहेगी। एफडीआई बहुत चीजों के लिए, अगर रेलवेज को हमने बेहतर बनाना है, वर्ल्ड क्लास बनाना है, कांग्रेस भी कहती रही है, लेकिन आज तक लोगों के सामने उसको इतना बड़ा एक राक्षस बताते रहे हैं ये एफडीआई को। आज तक किसी बात के लिए यूपीए सरकार ने एफडीआई की बात की, उसकी विरोधता करते रहे, उसकी आलोचना करते रहे हैं। और मुझे याद है कि उस वक्त इन्होंने वॉकआउट भी हाउस से किया था जब मैंने उसका मामूली सा जिक्र किया था। और आज जो कर दिया हमने कि 5 पार्टिसिपेटिव मॉडल्स बनाए थे कि जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को मेन लाइन के साथ जोड़ा जाए, उसका पूरा खर्च जिन लोगों के पोर्ट्स हैं, जिनके कारखाने हैं, वो करें, और उनको हम सिर्फ रेलवेज डिस्काउंट दें भाड़े में। वो बात पे जोर दे रहे हैं कि इन्होंने वो कर रहे हैं, वो तो किया हुआ है। और उसके बाद आगे उन्होंने टारगेट नहीं बताया कि आगे कितने और लोगों के साथ उन्होंने अभी बातचीत की है और आगे उस पर कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि बहुत स्कीम्स का पुराना जिक्र किया है, आईटी पे बहुत इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल कर लेंगे। शायद मालूम नहीं कि वो तो पाइपलाइन में है सब चीजें। पाइपलाइन में जो चीजें हैं, टिकट का कैसे करना है, कितने टिकट एक प्रति मिनट से 500 से बढ़ के 2000 ले गए, 2000 से आगे कितना बढ़ना है, कितना सिस्टम बेहतर करना है, नेक्स्ट जनरेशन की जो बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी पाइपलाइन में है। उन चीजों को अपना बताए हैं, नई चीज किसी तरह नहीं लाए, सिर्फ आलोचना ही की है। और मुझे ताज्जुब है अगर उन्होंने पीपीपी का जिक्र किया है कि किन बातों के लिए कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कह रहे हैं कि जो दीवारें बनाएंगे वो पीपीपी मॉडल में बनाएंगे, जो सुविधाएं लोगों को देंगे वो पीपीपी मॉडल में देंगे। और अब मुझे मालूम नहीं कि लोगों को किस हिसाब से उसका फायदा पहुंचा पाएंगे। एक चीज का मुझे दुख है साथ ये कि इन्होंने ये कहा कि मैं स्टॉपेजेस को रिव्यू करूंगा, जो गाड़ियों के ठहराव है जगह जगह। रेलवेज एक तरफ तो ये हिंदुस्तान की जीवन रेखा बताते हैं और वो है, और इस कारण लोग रेलवे से सफर करना चाहते हैं क्योंकि ये रेलवे का सफर सुखदायक होता है, सुविधाजनक होता है। और ये कह रहे हैं कि जो रास्ते में ठहराव दिए हैं गाड़ियों को रोकेंगे। मैं मान लेता कि बड़ी गाड़ियों के लिए ठहराव कम चाहिए, लेकिन अगर साथ साथ छोटी गाड़ियां चलाई होती, लोकल गाड़ियां चलाई होती, वहां वो नहीं चलाई। एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस रोकने के, मान लीजिए यहाँ से एक गाड़ी कैलकाटा जा रही है, रास्ते में 10 स्टेशन से जा रही है, वहाँ इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं, उनको भी उसकी जरूरत है। हम चंडीगढ़ से तो ये चाहेंगे कि सीधी कैलकाटा पहुंच जाए, लेकिन उन रास्ते वालों के लिए और क्या देंगे? ये अलग अलग जगह से कैलकाटा के लिए और ट्रेन चला दें, वो इनका जिक्र नहीं किया। जो इस वक्त हाल में स्टॉपेजेस हैं उनको रोकने का जिक्र कर दिया है। और इन्होंने जो अपना जाहिर किया है कि कितनी आमदनी होगी ऑपरेटिंग रेशो पे, उस पे जरूर स्लिपेजेस होती रही है। मैं चाहूंगा कि उसको जो इन्होंने 90.7 कहा है वो आगे को और भी ठीक हो। पहले बढ़ता रहा है, वो इसी कारण बढ़ता रहा ज्यादा कि कोई इनिशिएटिव सरकार को लेने नहीं दिए जा रहे थे। कांग्रेस की तरफ से उनको सपोर्ट रहेगी, हम नहीं कह सकते। मैं तो वैसे वहां नहीं हूं, बीच में उस ढंग से एक ऑफिशियल बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं कांग्रेस की जो नीति रही है उसको जानता हूं। अच्छे काम के लिए हम साथ रहेंगे। एफडीआई के लिए इनको बढ़ के आगे आए, खुल के आए कि किन किन अच्छी चीजों के लिए लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने वो छोटे छोटे चीजों का जिक्र किया है, अच्छी ढंग से कहां बड़ी अच्छी ट्रेन चला सकते हैं उनके लिए नहीं कहा। उदाहरण के पंजाब के लिए 4 ट्रेनें दी उन्होंने, तो
आप पंजाब से भी चंडीगढ़ की फिरोजपुर से चंडीगढ़ चलिए, तो उसके ऊपर आपका क्या? मैं समझता हूँ ना काफी है। वो हम दिल्ली चंडीगढ़ हाई स्पीड नहीं कहा, इन्होंने सेमी हाई स्पीड कहा है। जो आज के दिन गाड़ियां चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में चल रही हैं, यानी कि शताब्दीज, उनकी स्पीड 120 से नहीं बढ़ती कभी भी। तो एक सेमी हाई स्पीड को कहते हैं कि 160 से लेके 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे अगर वो चलें, उनको सेमी हाई कहते हैं। उस पे काम पहले से हो रहा है, आगरे वाला काम पहले हुआ है। आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत पुरानी चीज पूरी की कि कटड़ा उधमपुर को जोड़ दिया, वो किसने किया है काम? लेकिन मैं तो पवन बंसल जी यहां पर आलोचना करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कई बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए। और सिंह साहब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जैसे फुट ओवर ब्रिज की बात हुई, दीवार बढ़ाने की बात हुई, पीपीपी सिर्फ उसमें लाने की बात हुई है। जो असल में पीपीपी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो डायर नीड है, क्योंकि अभी ये जो हाई स्पीड ट्रेन आगरा तक गई, उसके डीआरएम साहब जब इंटरव्यू दे रहे थे, उनका ये कहना था कि देखिए हम तो 160 किलोमीटर से ऊपर ट्रेन भगा सकते हैं, लेकिन ट्रैक सपोर्ट नहीं करता है। तो कहां आप हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं जब ट्रैक ही नहीं सपोर्ट करता है? नई लाइंस बिछाने की, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की वहां पर जरूरत है, वहां पर पीपीपी एफडीआई क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि पीपीपी आप किन किन सेक्टर्स में दे रहे हैं, और बाकी अगर आप नॉर्मल मैनेजमेंट के लिए पीपीपी कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट मोटिव होगा और ये दुकानें खुलेंगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नहीं, मॉपअप अगर आपको रियल पैसा करना है जिसकी जरूरत है, और वो प्राइवेट सेक्टर से आ सकता है, लेकिन आप उसका जो मॉडल दें वो समझ में तो आए कि आप कहां जहां के रियल, जिससे कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ रहा है, वो 94 तक पहुंच रहा है, 96 तक पहुंच रहा है, तब तो समझ में आता है। मुझे नहीं लगा कि इसका कोई डायरेक्शन इसमें है। और दूसरी बात है, सुविधाएं बड़ा वेग टर्म है। एक गरीब बुढ़िया के लिए जो अपना धनिया लेके बुलंदशहर से आती है और गाजियाबाद की मंडी में, दिल्ली की मंडी में बेचती है, उसका जो उसकी सुविधा है वो सिर्फ यही है कि ईएमयू आपका टाइम से चले और ईएमयू उसको पहुंचा दे। तो एक सुविधा ये भी है, और एक सुविधा है कि आप ट्रेनों में वाईफाई देंगे, ऑफिस आप ले सकते हैं ट्रेनों में। अगर आप ये सुविधा दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी आप रखिए, भारत बदल रहा है, आप ये रखिए। लेकिन जो बाकी है, आप सबर्बन एरिया 50% रेलवे यूजर है, आपका टोटल अगर 1.4 करोड़ है तो 50% सबर्बन एरिया का 70 लाख आदमी उस पर चलता है, जिसमें वो बुढ़िया टमाटर लेके जाती है। क्या आपने ये सोचा कि किसी तरह से कोल्ड चेन ले आए कि 2 रुपए किलो जो बिहार के गांव में परवल मिल रहा है और दिल्ली में 60 रुपए बिक रहा है, उसमें कहीं ना कहीं फायदा उस किसान को पहुंचे, और इसके लिए इस लाइफ लाइन को आप और मजबूत करें? तो मेरे ख्याल से ये जो डायरेक्शन होना चाहिए था, जो हमें मोदी से एक्सपेक्टेड था, मोदी बहुत सोचते हैं चीजों पे, और ये एक्सपेक्टेड था कि शायद इस डायरेक्शन में सोचे कि इसको वाकई लाइफ लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथन कर दे कि गरीब आदमी अपना प्रोड्यूस लेके दिल्ली के मार्केट में बेच सके और उसको मुनाफा मिले। जो दुकानें खुलने वाली बात कही है उस पर मैं मुझे मेरा जो है, देखिए सिंह साहब मेरे मित्र हैं, इज्जत करता हूं इनकी, लेकिन आज की तारीख में एक चीज बता दूं, प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई, इनका पैसा चाहिए। आज हमारी सरकार भी इसी को रिकॉग्नाइज कर रही है। एक चीज सब लोग एप्रिशिएट करेंगे और इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर कहीं पैसा लगा रहा है, उसे अपने पैसे के ऊपर रिटर्न्स चाहिए, वो भी अपने शेयर होल्डर्स को आंसरेबल है। तो आई थिंक कमर्शियल वायबिलिटी तो हर चीज में देखी जाएगी और हमें उसी एंगल से चलना होगा। रेलवेज को कमर्शियली, मुझे 10 सेकंड दीजिए, रेलवेज को कमर्शियली वायबल बना के हमें मार्केट करना होगा ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आए। सोशल ऑब्लिगेशन अपनी जगह है, बिल्कुल मानता हूं कि रेलवेज का सामाजिक दायित्व होना चाहिए हमारे बीपीएल भाई बहनों के प्रति, हमारे किसान भाइयों के प्रति, मजदूर भाइयों के प्रति, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा तभी आएगा जब कमर्शियली वायबल बनाएंगे, प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे। दोनों चीजें साथ साथ, मतलब वो अंग्रेजी वाला और हटा के ना कि क्या वो या वो, हिंदी वाला और डालना पड़ेगा, यानी कमर्शियल वायबिलिटी और सामाजिक दायित्व एक ही ट्रेन पे वो भी चलेगा जो वाईफाई का इस्तेमाल करता है, और उसी ट्रेन पे वो भी बैठेगी जो बुलंदशहर से धनिया लेके आ रही है, और यही चुनौती है रेल मंत्री। वो तो बहुत जरूरी है, सवाल यही है कि क्या वो पूरा कर पाए। बहुत जरूरी है हमारे साथ सुविधा का ध्यान। अच्छा, आपका ये चाहूंगी, और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, क्या कुछ कहा गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा करप्शन का भी सूत्र है। मुझे उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी की सदारत में जो ये गवर्नमेंट आई है, उसका रेलवे बजट में कम से कम ट्रांसपेरेंसी और रिजल्टेंट करप्शन एलिमिनेशन के लिए बहुत कुछ होगा। और रेलवे अगर जनता में इतना अनपॉपुलर हो रहा है तो सिर्फ उसकी वजह है करप्शन। जब वो क्योंकि ये इंटरफेस डायरेक्ट है, तो जैसे ही वो टिकट बुक कराता है, आप ताज्जुब करेंगे कि बिहार के छपरा जाने के लिए मेरे एक परिचित ने 3 दिन पहले टिकट कराया, स्लीपर क्लास का टिकट 300 रुपए का 1800 रुपए में दलाल ने दिया,
और 24 घंटे पहले उसने सीट नंबर भी बता दिया, बर्थ नंबर बता दिया। तो अगर इस करप्शन को ये कंटिन्यू रहेगा, हमने भी ऑपरेशन तत्काल किया था, कुछ ही दिन पहले किया था, और मनोज सिन्हा साहब से रिएक्शन दिया था, उन्होंने इसका उन्होंने कोई जवाब भी नहीं था। बहरहाल आज चर्चा में आते हैं, फोकस होनी चाहिए थी तो नहीं थी। संदीप जी, जो उन्होंने बातें कही हैं, गति देने वाला बजट है, और उन्होंने ये भी कहा कि विकास की एक दशा और दिशा ये बजट है जो अब तय करने वाला है, और कई ऐसी योजनाएं हैं, मोदी साहब ने भी उसका व्याख्यान किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या वाकई ही ये ऐसा बजट है? मैं तो मानता हूं कि ऐसा बजट है। मैंने आपको पहले भी बोला कि गति और जो दिशा है, अब सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या होता है कि जो सरकार है वो कंट्रोल में है कि नहीं। मुझे लगता है कि क्योंकि इस वक्त सरकार कंट्रोल में है, जो डायरेक्शंस रेलवे के एम्प्लॉइज को जा रही हैं डाउन द लाइन, जो इंडस्ट्री और लोगों को फील हो रही हैं, वो ये है कि इंप्रूवमेंट आ रही है, लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, और लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। जो काम काफी लंबे समय तक रुके रहते थे, वो पिछले कुछ दिनों में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। योजनाएं घोषणा करना अपनी जगह नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, जो पैसा कहां से आएगा? देखिए, जहां तक रोड मैप जो है, साहब ने ये पूरा लेखा जोखा दिया है। रोड मैप जो है, जब हम रोड मैप की बात करते हैं तो पैसा तो पीपीपी और एफडीआई से ही आने वाला है। और वो जो पैसा है, अगर वो एफडीआई से आता है तो वो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स में आना चाहिए, जो कि हमारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन है। मगर सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो देश के लिए वो है हाई स्पीड ट्रेन, जो कि चित्ररंजन सावंत जी को लाना चाहूंगी बीच में, क्योंकि बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सावंत साहब, आपने तो सब कुछ ट्रांसलेट किया, हमारे दर्शकों ने आपकी आवाज सुनी। ये बताएं हमें कि कुल मिलाकर ये बजट, अंग्रेजी में कहावत है ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, ये वैसा लगा आपको या वाकई विजनरी बजट था? और चूंकि सरकार बदली है और फिस्कल स्पेस कम है, तो ये माना जाए कि बेबी स्टेप्स में ही आगे बढ़ा जा सकता है। जहां ये बजट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स नहीं है, बल्कि न्यू वाइन इन न्यू बॉटल्स है। अच्छा। और मेरे विचार में बहुत ही अच्छा बजट है। उसका कारण ये है कि 5 सप्ताह की सरकार ने वो कहने की योजना बनाई है करने की, जो 10 सालों से नहीं हो रहा था। 10 साल से केवल भ्रष्टाचार व्याप्त था, और रेल मंत्रालय एक ट्रॉफी की तरह लोग लेना चाहते थे, कोलिशन पार्टनर्स को देने के लिए। बिल्कुल। कभी कभी कांग्रेस वाले भी ले रहे थे। और पहले तो खैर इतिहास में न जाकर ये केवल कहूंगा कि योजना दूरगामी है, दूरदर्शी है, और साथ ही साथ पैसा कहां से आएगा इसकी योजना है। कितना आता है कितना नहीं आता ये भविष्य दिखाएगा। 5 सप्ताह की सरकार को हम 10 साल की सरकार की तुलना न करें, और ये देखें कि मंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और मेरे विचार में लक्ष्य अच्छा है। रेलवे को व्हाइट एलिफेंट समझा, अब यह है कि आप कहीं दुधारू गाय समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि रेलवे को अरबी नस्ल का घोड़ा समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसमें रफ्तार लाएं, हर आदमी चाहता है कि ट्रेन रफ्तार से चले। इसको दुधारू गाय समझ के अगर आप चाहेंगे कि प्रॉफिट मोटिव हो, वो कहीं गलत होगा। तो एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि सोशल सेक्टर में इसका जो सोशल कमिटमेंट है रेलवे को लेके, वो भी उतना ही स्ट्रांग हो। जो आज का बजट है, इसमें एक स्ट्रांग मैसेज जाना था कि नहीं, हमारा जो प्रायोरिटी है वो सोशल कमिटमेंट इसको लेके ज्यादा बड़ा है, और बाकी जो एलिटिस्ट अप्रोच है हम उसको रखेंगे। जैसे बहुत बढ़िया संदीप ने कहा कि इसको हम टेक्नोलॉजी मॉडल के रूप में लाए। ये एक अच्छा रहेगा कि देश में हम भी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारी प्रायोरिटी हो जाएगी तब थोड़ा मुश्किल होगा। प्रायोरिटी जो होनी चाहिए थी कि आप किस तरह करप्शन खत्म करें, वो नहीं है। संदीप, अच्छा ठीक है, आकाश जी एक बात बताइए, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बिग टिकट रिफॉर्म्स भी होंगे इसके अंदर। अगर बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन की घोषणा को इस बजट से थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत अरसा लगेगा पूरा करने में और पैसे पे डिपेंड करता है। ऐसे में अगर फूड कोर्ट बना दिए जाएंगे और वाईफाई की घोषणा कर दी गई है, ये भी कहा है कि फुट ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, ये सारे आपको लगता नहीं है कि ये बड़े कॉस्मेटिक से चेंजेस हैं? और जो असल में जरूरत है कि बार बार प्रॉपर स्टॉपेजेस हो, ट्रैक्स अच्छे हो, सुरक्षा का मुद्दा। 25 जून को जिस दिन रेल किराए बढ़ाए गए, उसी दिन 2 एक्सीडेंट्स हो गए, एक मालगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और एक राजधानी का एक्सीडेंट हो गया। उस पर क्या हो रहा है?
जी, मैं उस पर कहना चाहूंगा, एक चीज जो है शायद हम मिस आउट कर रहे हैं, कुछ रियल चेंजेस भी। एक तो बात यह है कि डायरेक्शन दी गई है, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि एक डायरेक्शन हमारे सामने सेट की गई है। दूसरा, कुछ रियल चीजें भी लाई गई हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस आउट हो रही है, धीरे धीरे लोग इसकी वैल्यू समझेंगी। सागर माला जो कनेक्टिंग जो है पोर्ट्स को कनेक्ट करने वाली चीज है। देखिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की देश को बहुत जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग पीछे हटती जा रही है। सिंह साहब भी मानेंगे इस चीज को, और इस चीज का डेटा है हमारे पास जो इस चीज को सब्सटेंशिएट करता है। हमारे पोर्ट्स के बीच में और पोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के बीच में कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। अगर हम चाइना को देखें, चाइना इंडस्ट्री में इसीलिए हमसे मीलों आगे बढ़ गया है, और वो चाइना है जो इंडस्ट्री में हमसे किसी जमाने में बहुत पीछे था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। तो ये जो सागर माला है, अगर ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाती है, और इसको एग्जीक्यूट करने में मेरे ख्याल बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रैक्स इसमें से काफी चीजों में बने हुए हैं, सिर्फ इस पे गाड़ियां दौड़ानी है। तो ये एक एक्चुअल अनाउंसमेंट है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जा सकती है। और दूसरा, जो इन्होंने कहा सिंह साहब ने, दुधारी गांव, मैं ये कह रहा हूं कि इसको और एंगल से देखा जाए। रेलवे को थोड़ा बड़े एंगल से देखें कि रेलवे कंट्री की जीडीपी कैसे बढ़ा सकता है। देखिए, आज हमें एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। रेलवे अगर हमें बढ़िया कनेक्टिविटी दे सकता है, रॉ मटेरियल जो है मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाए, मैन्युफैक्चरर से फिनिश्ड गुड जो है पोर्ट तक पहुंच जाए या कंज्यूमर तक पहुंच जाए, तो मेरे पास पूरा डेटा है। 1.4% जीडीपी हमारी रेलवे बढ़ा सकता है। मतलब हमें मात्र ये नहीं देखना कि रेलवे कमा के कितना दे रहा है। रेलवे अगर हमारा एफिशिएंट और फास्ट बन जाता है तो डायरेक्ट उससे दूध आए ना आए, इनडायरेक्टली हमें उससे बहुत फायदा मिल सकता है। करोड़ का घाटा हो रहा हो, आप कह रहे हैं वो किस तरह से कमा के दे सकता है, फायदा दे सकता है, कमाएगा, जी, ये अपने आप में सवाल है।